शापित गली। राजस्थान के एक पुराने शहर में एक गली थी जिसे लोग शापित गली कहते थे। दिन में यह एक आम बाजार जैसी लगती थी, लेकिन रात होते ही यहाँ अजीब घटनाएं होने लगतीं। कहते थे कि जो भी रात में इस गली से गुजरता वह कभी वापस नहीं लौटता। पिछले 6 महीनों में 5 लोग गायब हो चुके थे, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लोगों का मानना था कि इस गली में किसी आत्मा का साया है। कुछ ने बताया कि रात में वहां किसी औरत की धीमी धीमी रोने की आवाज आती है और अचानक एक परछाई दीवारों के बीच गायब हो जाती है। आकांक्षा एक जानी मानी पत्रकार थी जो अंधविश्वास के खिलाफ रिपोर्टिंग करती थी। जब उसने इस गली के बारे में सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने तय किया कि वह इस गली के रहस्य का पर्दाफाश करेगी। आकांक्षा अपने दोस्त राहुल और कैमरामैन मनोज के साथ रात 11 बजे उस गली में पहुंची। वे अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर पूरी तैयारी से आए थे। गली में घना अंधेरा था। सड़क पर पुराने जमाने की टूटी फूटी इमारतें थीं। अचानक हवा तेज हो गई और एक साइनबोर्ड जमीन पर गिर पड़ा। तभी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। एक काले कपड़ों में लिपटी परछाई जो गली के एक कोने में तेजी से गायब हो गई। आकांक्षा ने फौरन कैमरा उस ओर घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। राहुल ने कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन आकांक्षा ने मना कर दिया। वह सच को सामने लाना चाहती थी। गली के अंत में एक पुरानी हवेली थी जिसके दरवाजे पर एक टूटी हुई जंजीर लटकी थी। अंदर से हल्की हल्की रोशनी दिख रही थी, लेकिन वह रोशनी हिल रही थी जैसे कोई लालटेन लेकर चल रहा हो। आकांक्षा ने धक्का देकर दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। मनोज ने घबरा कर कहा, ये जगह सही नहीं लग रही। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा। आकांक्षा ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च ऊपर की ओर मारी। सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा जर्द और होंठ नीले। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और एक अजीब सी फुसफुसाहट में बोली, तुम भी मेरी तरह फंस चुके हो। मनोज घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा और दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर आईं। उन आकृतियों में वही 5 लोग थे जो पिछले 6 महीनों में गायब हुए थे। आकांक्षा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत की आवाज भारी हो गई। मैं रुक्मिणी हूँ, मुझे मेरे पति ने जिंदा जला दिया था। मैं अब तक इंसाफ का इंतजार कर रही हूँ। राहुल ने कांपते हुए पूछा, लेकिन तुम लोगों को क्यों मार रही हो? रुक्मिणी चिल्लाई, मैंने किसी को नहीं मारा। इस हवेली में जो भी आता है वह इस श्रापित जगह का हिस्सा बन जाता है। अब तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते। आकांक्षा समझ गई कि रुक्मिणी को मुक्त करने का कोई तरीका होगा। उसने जल्दी से दीवारों पर लिखी लिपि को पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था, जिस दिन कोई सच्चे मन से इस आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा, इस गली का श्राप टूट जाएगा। आकांक्षा ने अपनी मोमबत्ती जलाई और प्रार्थना करने लगी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, हवेली में तेज रोशनी फैल गई। रुक्मिणी जोर से चिल्लाई, मुझे मुक्ति मिल रही है। और कुछ ही क्षणों में वह धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। हवेली अचानक हिलने लगी, जैसे वह गिरने वाली हो। तीनों किसी तरह भागकर बाहर निकले और देखते ही देखते पूरी हवेली जमीन में समा गई। अगली सुबह पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें कोई हवेली नहीं मिली, सिर्फ एक खाली मैदान था। गली भी अब वैसी डरावनी नहीं लग रही थी। आकांक्षा ने चैन की सांस ली और अपनी स्टोरी लिखनी शुरू कर दी। लेकिन उसी रात जब उसने अपना कैमरा ऑन किया तो स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, आभार, पर यह अंत नहीं है। आकांक्षा के चेहरे से खून उतर गया
क्योंकि स्क्रीन पर वही सफ़ेद आंखें झलक रही थीं। आकांक्षा के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से कैमरा बंद किया और राहुल और मनोज को फ़ोन किया, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। कमरे में घना अंधेरा था और खिड़की के बाहर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। तभी कमरे के कोने से एक धीमी फुसफुसाहट आई। तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया। आकांक्षा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाकर कोने में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर वही पुरानी हवेली दिखने लगी, लेकिन इस बार हवेली के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर कोई परछाई हिल रही थी। आकांक्षा ने हिम्मत जुटाई और गौर से स्क्रीन को देखा। स्क्रीन पर एक पुराना अखबार खुला था, जिसमें एक खबर थी। 1892 में हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी को बेवफाई के शक में जिंदा जलाकर मार दिया, लेकिन एक गुप्त तहखाने में उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर दिया गया था। तभी स्क्रीन पर एक और संदेश उभरा। मुझे मुक्त नहीं किया गया, बल्कि मेरी आत्मा को एक और श्राप दे दिया गया। ये श्राप तब तक जारी रहेगा जब तक मेरी कब्र को आग नहीं सौंपी जाती। अब आकांक्षा समझ गई कि रुक्मिणी की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। उसे गली वापस जाकर तहखाने को ढूंढना होगा। आकांक्षा ने राहुल और मनोज को फिर से बुलाया और तीनों एक बार फिर उसी गली में पहुंचे। लेकिन अब वहां कुछ अलग था। हवेली की जगह एक पुरानी सूखी जमीन थी। उन्होंने जमीन को खोदना शुरू किया और कुछ देर बाद उन्हें वहां एक लकड़ी का पुराना ताबूत मिला। ताबूत पर जंजीरें लिपटी हुई थीं और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, हवा तेज हो गई। आकांक्षा ने धीरे से जंजीर हटाए और ताबूत खोला। उसमें एक जली हुई लाश पड़ी थी, जिसकी आंखें अब भी सफ़ेद थीं। रिया ने झटपट एक दिया जलाया और ताबूत के पास रख दिया। तभी जमीन कांपने लगी और एक आखिरी चीख गूंजी, अब मैं आज़ाद हूँ। लाश धुएं में बदल गई और हवेली के अवशेष पूरी तरह राख में मिल गए। सुबह होते ही गली फिर से एक आम जगह की तरह लगने लगी। अब वहां कोई डर नहीं था, कोई फुसफुसाहट नहीं और कोई परछाई नहीं। आकांक्षा ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब ये श्राप खत्म हो गया है। लेकिन जब वह अपने ऑफिस पहुंची और कैमरा ऑन किया, तो उसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो में कोई धीमे स्वर में बोल रहा था, तुमने सोचा कि यह अंत था, और कैमरे की स्क्रीन पर वही सफ़ेद आंखें चमक उठीं। भूतिया झूला। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना आम का पेड़ था, जिसके नीचे जंग लगा हुआ लोहे का झूला लटक रहा था। गांव में यह मान्यता थी कि झूला अपशकुनी था, जो भी इसे छूता उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने झूले पर एक बच्चे की परछाई देखी है, जो रात के अंधेरे में झूलता रहता है। कुछ ने कहा कि उन्होंने किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी है, और कुछ ने बताया कि अगर कोई उस झूले पर बैठ जाए तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। रवि, जो कि एक पत्रकार था, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। रवि ने गांव वालों से बहुत पूछा, लेकिन किसी ने इस झूले के बारे में ज़्यादा बताने से मना कर दिया। सभी ने उसे वहां न जाने की चेतावनी दी, लेकिन रवि अंधविश्वासों को तोड़ने में यकीन रखता था। रात के ठीक 12 बजे कैमरा, टॉर्च और एक माइक्रोफोन के साथ रवि अकेले झूले की ओर बढ़ा। रवि जब झूले के पास पहुंचा तो वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने टॉर्च की रोशनी झूले पर डाली तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। रवि ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे झूले की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने झूले को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो। तभी अचानक झूले से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। ही ही ही।
रवि तुरंत पीछे हटा और टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि की सांसें थम गईं। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी झूला अचानक जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उस पर जोर से बैठकर झूल रहा हो। और फिर, हट जाओ, यह मेरा झूला है, एक तेज चीख हवा में गूंज उठी। रवि ने अपने डर को दबाया और हिम्मत जुटाकर झूले पर बैठने का फैसला किया। जैसे ही वह झूले पर बैठा, उसे लगा कि उसके चारों ओर का माहौल बदल गया है। हवा भारी हो गई थी, पेड़ की पत्तियां अजीब तरह से सरसराने लगीं और वातावरण में एक अजीब सी सड़ांध फैल गई। तभी उसे अपने पैरों के पास हल्की हल्की उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। उसने झट से नीचे देखा। झूले के नीचे से एक काला, हड्डियों जैसा हाथ बाहर निकल रहा था और उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रवि घबराकर झूले से कूद पड़ा और दूर हट गया। लेकिन तभी उसके कानों में किसी औरत की सिसकियां गूंज उठीं। मेरा बच्चा कहाँ है? रवि का खून जम गया। पेड़ के नीचे पड़ी एक पुरानी, गंदी गुड़िया पर उसकी नजर पड़ी। गुड़िया के चेहरे पर अजीब से खून के धब्बे थे और उसकी एक आंख गायब थी। रवि ने हिम्मत करके गुड़िया उठाई, तभी पूरे माहौल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। हवा तेज चलने लगी, झूला पागलों की तरह हिलने लगा और पास की झाड़ियों से किसी के दौड़ने की आवाजें आने लगीं। रवि ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई। स्क्रीन में पीछे एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। लेकिन जब रवि ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रवि ने कैमरा वापस स्क्रीन की ओर घुमाया और अब उसमें एक बच्चे की परछाई दिखाई दे रही थी, जो झूले पर बैठा झूल रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि बच्चे के पैरों की जगह उसकी टांगें हवा में झूल रही थीं, जैसे कोई उसे लटका कर झूला रहा हो। तभी कैमरे की स्क्रीन अचानक ब्लर हो गई और उसमें खून से लिखा एक मैसेज उभर आया। तुम यहाँ नहीं बच सकते। रवि चीखते हुए भागा, लेकिन अचानक उसके कानों में एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। जब उसने देखा तो झूले पर वह बच्चा अब उसकी ओर देख रहा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। रवि किसी तरह गांव में भागकर पहुंचा और वहां के बुजुर्गों से पूछा कि यह झूला इतना भूतिया क्यों है। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत साल पहले यहाँ एक माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन बच्चा इस झूले पर खेल रहा था, तभी झूला टूट गया और वह नीचे गिरकर मर गया। उसकी माँ ये सदमा सहन नहीं कर पाई और उसने इसी पेड़ से फांसी लगा ली। तभी से उन दोनों की आत्माएं इस झूले पर मौजूद हैं। रवि ने जब अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कैमरे में सिर्फ झूला हिलता हुआ दिख रहा था, लेकिन अचानक उसमें एक बच्चे की परछाई झलकने लगी। और फिर कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग आई। एक महिला की कराहती हुई आवाज, तुमने मेरी गुड़िया छू ली, अब मैं तुम्हें भी यहाँ रोक लूंगी। रवि ने तुरंत गुड़िया को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पैरों को पकड़कर खींच रहा है। उसने नीचे देखा, गुड़िया अब उसकी ओर देख रही थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। कमरे में अंधेरा छा गया और रवि की जोरदार चीख गूंज उठी। जब गांव के लोग रवि के कमरे में पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। किसी तरह दरवाज़ा तोड़ा गया, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर सबकी चीखें निकल गईं। रवि कमरे के कोने में बैठा हुआ था, उसकी आंखें फटी हुई थीं और वह लगातार सिर्फ एक ही बात बड़बड़ा रहा था, झूला, झूला, वो अब भी झूल रहा है। हमसफर। रात का सन्नाटा भयानक हो चला था।
घने जंगलों के बीच से गुजरती सड़क पर रोहन अपनी कार दौड़ा रहा था। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी भी। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अचानक कार के सामने एक परछाई आई। उसने घबराकर ब्रेक मारा, लेकिन जब बाहर झांका तो वहां कुछ नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या सच में कोई था या सिर्फ मेरा वहम? उसने खुद से सवाल किया और गाड़ी फिर से आगे बढ़ा दी। कुछ दूर चलने के बाद सड़क के किनारे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका सिर झुका हुआ था। रोहन ने गाड़ी पास रोकी और खिड़की से पूछा, इतनी रात में यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं। उसने बस इतना कहा, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? मेरा हमसफर मेरा इंतजार कर रहा है। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। रोहन को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने उसे बैठने दिया। गाड़ी के अंदर अचानक अजीब सन्नाटा छा गया। औरत खिड़की से बाहर देख रही थी और रोहन बार बार आईने में उसे देखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नज़र पीछे की सीट पर गई। औरत की परछाई सीट पर नहीं पड़ रही थी। उसका गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। तभी औरत ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। क्या हुआ, घबरा रहे हो? उसकी आवाज़ अब पहले से अलग थी, गहरी और गूंजती हुई। अचानक गाड़ी के अंदर ठंडी हवा का तेज झोंका आया और सीट बेल्ट अपने आप कस गई। रोहन हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। गाड़ी की खिड़कियों पर नुकीले नाखूनों के निशान बनने लगे, जैसे कोई बाहर से खरोंच रहा हो। फिर कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से धीमी हंसी की आवाज आने लगी। रोहन ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। गाड़ी खुद ब खुद तेज चलने लगी। औरत अब धीरे धीरे उसके करीब झुक रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं और उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ने लगी। तुम मेरे हमसफर बनोगे, रोहन, उसने फुसफुसाकर कहा और उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा, जैसे मोम। रोहन की चीख निकलने वाली थी कि अचानक गाड़ी के चारों ओर भयानक परछाइयां घूमने लगीं। उनके हाथ लंबे और नुकीले थे और उनकी आंखों से खून बह रहा था। अचानक गाड़ी का शीशा चटक गया और बाहर से किसी ने जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। रोहन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और गाड़ी का दरवाजा खोलकर कूद गया। वो गिरते पड़ते जंगल की तरफ भागा, लेकिन उसके पीछे किसी के पैरों की छन छन की आवाज आ रही थी। जब उसने पलटकर देखा तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वही औरत हवा में झूल रही थी और उसकी हड्डियां एक एक कर चटक रही थीं। भाग कर कहाँ जाओगे, रोहन? उसकी आवाज अब चारों तरफ गूंज रही थी। रोहन तेज दौड़ने लगा। अचानक वो किसी चीज से टकराया और जमीन पर गिर गया। जब उसने ऊपर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने रोहन को उठाया और कहा, भागो, इससे जितना दूर जा सकते हो जाओ। रोहन ने सिर हिलाया और पूरी ताकत से भागने लगा। कुछ दूर जाकर उसे एक ट्रक दिखा। उसने हाथ हिलाकर ट्रक को रोका और हाँफते हुए अंदर बैठ गया। ट्रक ड्राइवर ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या हुआ भाई? रोहन ने सारी कहानी सुना दी। ड्राइवर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तू बहुत किस्मत वाला है जो जिंदा बच गया। हर साल इस रास्ते से कोई ना कोई गायब हो जाता है। कहते हैं कई साल पहले यहाँ एक औरत अपने पति के साथ सफ़र कर रही थी, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई। तब से वह किसी को अपना हमसफ़र बनाने के लिए हर रात यहाँ खड़ी रहती है। रोहन के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, सड़क पर वही औरत खड़ी थी। उसकी सफ़ेद साड़ी उड़ रही थी, उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी मुस्कान धीरे धीरे फैल रही थी। रोहन के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और ड्राइवर से कहा, प्लीज़ यहाँ से गाड़ी तेज चलाइए। ड्राइवर ने सिर हिलाया और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी अचानक ट्रक के चारों ओर घना कोहरा छाने लगा। सड़क धुंधली पड़ गई और इंजन से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई उसे अंदर से खरोंच रहा हो।
रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खिड़की से बाहर झांकने लगा, लेकिन अब रास्ता भी धुंध में खोता जा रहा था। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स धीमी पड़ने लगी और बीच सड़क पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई दी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके होंठ हिल रहे थे, मानो कुछ बुदबुदा रही हो। ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक हवा में उठने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। अंदर का तापमान अचानक गिर गया और रोहन ने महसूस किया कि उसकी सांसें जमने लगी हैं। औरत अब हवा में तैरती हुई ट्रक की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और उसके होंठों से काला धुआं निकल रहा था। तुम भाग नहीं सकते, रोहन, तुम ही तो मेरे हमसफर हो। उसकी आवाज़ अब कई आवाज़ों में बदल चुकी थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। रोहन ने कांपते हुए जेब में रखा अपना भगवान का लॉकेट निकाला और जोर से मंत्र बुदबुदाने लगा। अचानक औरत चीखने लगी। उसकी चमड़ी जलने लगी और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगीं। ट्रक जोर से झटका खाकर जमीन पर आ गिरा और सब कुछ शांत हो गया। रोहन और ड्राइवर हाँफते हुए बाहर निकले। बाहर अब न कोई धुंध थी, न कोई परछाई। सड़क सुनसान थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ड्राइवर ने रोहन की ओर देखा और कहा, शायद आज किसी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार कोई इतनी किस्मत वाला नहीं होगा। रोहन ने कांपते हुए चारों ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया, अब मैं कभी इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। और फिर दूर कहीं जंगल के अंधेरे में छन छन की धीमी आवाज फिर से गूंज उठी।